तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम यहाँ पे परीक्षा वाणी की जो एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से एक सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज़ पूरी परीक्षा वाणी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जिसमें अध्याय नंबर दूसरा हम पहले इसको डिस्कस करेंगे। तो अध्याय का नाम है उत्तराखंड शासनिक प्रशासनिक ढांचा। तो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में काफ़ी शॉर्ट नोट्स, अगर आपको परीक्षा वाणी बहुत लेंदी लगती है तो आपको ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टू द पॉइंट मैंने यहाँ पर चीज़ों को रखा है। तो चलते हैं। जो पहला पॉइंट है, उत्तराखंड का गठन कब हुआ। जो उत्तराखंड का जो गठन हुआ वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यूपी के 13 हिमालयी जिलों को काट करके इस उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। और देखें अगर कि भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य था ये, तो ये 27वां राज्य था। और 11वां हिमालयी राज्य था, यानी कि हिमालय राज्यों के क्रम में इसका क्रम क्या था, 11वां था। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। नाम परिवर्तन की अगर इसकी बात करें तो 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड का नाम परिवर्तन किया गया। जो पहले उत्तरांचल था उसके बाद इसको उत्तराखंड कर दिया गया। और यहाँ पर अगर अगला पॉइंट देखें, राज्य के लिए जो प्रतीक चिन्हों का निर्धारण था वो जुलाई 2001 में राज्य के लिए प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था। ओके, तो प्रतीक चिन्हों को देखते हैं। सबसे पहले राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है उसको देखते हैं। वो आपको दिख रहा है फिगर में यहाँ पे कि प्रतीक चिन्ह में जो हम प्रतीक चिन्ह का जो स्वरूप है उसमें उत्तराखंड की भौगोलिक स्वरूपों की झलक हमको देखने को मिलती है, जिसमें ये पहाड़, ये नदियाँ जो हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक स्वरूप के रूप में आपको देखने को मिलती है। उसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलता है एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला देखने को मिलती है। कि गंगा की 4 लहरें उन पर्वत चोटियों के नीचे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर गंगा की 4 लहरें हैं और ये 3 पर्वत चोटियाँ आप देख सकते हैं। 3 पर्वत चोटियाँ यहाँ पे 3 पर्वत चोटियाँ हैं। और बीच वाली जो पर्वत चोटी है उसमें अशोक की लाट आपको देखने को मिलती है। अशोक की लाट। और अशोक की लाट के नीचे जो जो मुंडकोट उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते, ये आपको लिखा हुआ देखा मिल सकता है। उत्तराखंड का जो ये चिन्ह है। ओके, तो अन्य प्रतीक चिन्हों के बारे में देखते हैं। राज्य पुष्प की हम बात करते हैं तो राज्य पुष्प क्या है हमारा, वो ब्रह्म कमल है। ये हमको सबसे पहले याद होना चाहिए, क्योंकि हमको कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग राज्य पुष्प को बुरांस मानते हैं, बुरांस को राज्य पुष्प मानते हैं। लेकिन जो हमारा राज्य पुष्प है वो ब्रह्म कमल है, जिसका जो साइंटिफिक नेम है, जो वैज्ञानिक नाम है, सुसूरिया ओवेलवेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। यह कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, ये 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक ये पुष्प पाया जाता है। ओके, और इसकी फैमिली अगर उसके कुल की बात करें तो एस्टेरेसी कुल का ये पौधा है। और उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 24 प्रजातियां इसकी उत्तराखंड में पाई जाती हैं और विश्व में 210 प्रजातियां इसकी कुल पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, इसके अन्य प्रजातियों की बात करते हैं। जो फेन कमल है जिसका वैज्ञानिक नाम है सुसूरिया ग्रामिनोफोलिया, और कस्तूरा कमल जो है वो सुसूरिया ग्रासुफिफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। ओके, और उत्तराखंड में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ब्रह्म कमल, वो हम देखते हैं। फूलों की घाटी जो वैली ऑफ फ्लावर है हमारे, और केदारनाथ में शिवलिंग बेस और पिंडारी ग्लेशियर में, इन स्थानों पर ब्रह्म कमल पाया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। इसके अगर स्थानीय नाम की बात करते हैं, स्थानीय नाम इसको क्या कहते हैं, कौलपदम कहते हैं। महाभारत के वन पर्व में सौगंधिक पुष्प इसको कहते हैं। यह आपको याद रखना दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभारत के वन पर्व में इस पुष्प को किस नाम से जाना जाता है, तो सौगंधिक पुष्प के नाम से, और स्थानीय नाम इसका क्या है, कौलपदम। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। जो अर्पित किया जाता है, इस पुष्प को मुख्यतः केदारनाथ स्थित भगवान शिव की जो पूजा की जाती है उस पुष्प के द्वारा की जाती है। इस पुष्प को चढ़ाया जाता है भगवान शिव को, तो भगवान शिव को अर्पित किया जाता है ये पुष्प। आगे देखते हैं। पौधे की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 70 से 80 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है। और जो पुष्प खिलने का समय आप लोग देख सकते हैं, पुष्प खिलने का समय जुलाई से सितंबर, यानी कि 3 माह के बीच ये पुष्प खिलता है। और जो पुष्प का रंग है वो बैंगनी रंग का होता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला हम बात करते हैं राज्य पक्षी। जो अगला प्रतीक चिन्ह है राज्य पक्षी, जो राज्य पक्षी क्या है हमारा, मोनाल है। आप लोग देख सकते हैं मोनाल हमारी क्या है, राज्य पक्षी है। और यहाँ पर कितनी ऊंचाई पर यह पाया जाता है, तो 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक यह पक्षी पाया जाता है। और यहाँ पर देखते हैं कि मोनाल क्या अपने आप में एक मादा पक्षी है और डफिया नर पक्षी है, लेकिन ये दोनों सेम स्पीसीज है, यानी कि एक ही जाति के पक्षी हैं। ये दोनों मेल फीमेल हैं। मोनाल क्या है,
मोनाल अपने आप में मादा पक्षी है, यानी कि फीमेल पक्षी है। ओके, ये आपको याद रखनी है। तो चीज़ें मैंने बहुत काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों के सामने यहाँ पे लेकर के आया हूँ। आप लोग अगर खाली इन वीडियोज़ को देखते हैं तो आपको परीक्षा वाणी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी, ये दोनों क्या है, ये मोनाल है। ओके, ये मोनाल आपको देखना है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल ही है। और इसका वैज्ञानिक नाम की अगर बात करते हैं तो लुफोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी 4 मुख्य प्रजातियां हैं। इपेलस है, स्केलेटरी है, ल्यूरी तथा लिफोफोरेंसिस। इसकी 4 प्रजातियां हैं मुख्यतः। और आगे चलते हैं, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और आसाम और नेपाल में स्थानीय भाषा में इसका नाम क्या है, मनियाल या मुनियाल। मनियाल या मुनाल इसका स्थानीय नाम है इन 4 स्थानों पे। ओके, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आसाम और नेपाल में। और अगली बात करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, शरीर का रंग इसका कैसा होता है, नीले काले हरे रंगों का मिश्रण से इसका शरीर का रंग निर्धारित होता है, बना होता है। और पूंछ का रंग इसका क्या होता है, हरा होता है। ये इंपॉर्टेंट है जरा, कि पूंछ का रंग कैसा होता है, हरा होता है। लेकिन शरीर पे इन 3 रंगों का मिश्रण का रंग होता है। आगे चलते हैं, इसका जो मेन पॉइंट है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पक्षी क्या करती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है और चट्टान या पेड़ के छेद में अंडे देती है, या पेड़ के किसी छेद में अंडे देती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है। और इसका प्रिय आहार की अगर बात करें तो आलू इसका प्रिय आहार है। और शिकार का कारण आप लोग देखते हैं दोस्तों, धीरे धीरे मोनाल हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में कम हो रहे हैं, तो इसके शिकार के कारण इनकी संख्या लगातार गिरती जा रही है। मांस व खाल के लिए इसका शिकार किया जाता है। आगे देखते हैं, तो हम बात करते हैं जो राज्य पशु है, राज्य पशु क्या है, कस्तूरमृग है। आपको पता होना चाहिए कितनी ऊंचाई पर यह पाया जाता है, ये 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, मुख्यतः केदारनाथ वन्यजीव विहार इसी के संरक्षण के लिए बनाया, तो केदारनाथ में ये पाए जाते हैं। फूलों की घाटी, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में आपको पता है कि अस्कूट वन्यजीव विहार की स्थापना कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए किया गया है, तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, उत्तराखंड में इनकी प्रजातियों की बात करें तो 4 प्रजातियाँ उत्तराखंड में इनकी पाई जाती हैं। और उत्तराखंड के अलावा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड के अलावा ये आपके पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में ये पाए जाते हैं। इसके वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो मास्कस काइस्ट्रोकास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके उपनाम की अगर बात करें तो हिमालयन मस्क डियर इसका उपनाम है। और रंग की बात करें, इसका रंग कैसा होता है, भूरा रंग होता है, ब्राउन कलर होता है इसके। और इसके शरीर पे काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगला हम देखते हैं, नर मृग की पूंछ छोटी व बाल रहित होती है, यानी कि उसके पूंछ पे बाल नहीं होते हैं, नर मृग। ओके, इसके ऊंचाई की बात करते हैं, ये 20 इंच इसकी ऊंचाई होती है, ये आपको याद रखना है। इसके वजन की बात करते हैं तो वजन 10 से 20 किलोग्राम इसका वजन होता है। और इसकी जो मुख्य जो एक शक्ति होती है इसमें, घ्राण और श्रवण शक्ति इसकी बहुत तेज होती है, यानी कि सूंघने की शक्ति और सुनने की शक्ति इसकी बहुत तेज होती है। और आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए इसमें 2 बड़े दांत होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि कस्तूरी मृग में आत्मरक्षा हेतु कौन से अंग विकसित होते हैं, तो 2 बड़े बड़े दांत इसके विकसित होते हैं। औसत आयु इनकी कितनी होती है, 20 वर्ष इसकी औसत आयु होती है। मादा की गर्भधारण जो क्षमता है वो कितनी होती है, 6 माह होती है। और कस्तूरी मृग कस्तूरी मृग में जो कस्तूरी पाया जाता है वो किस मृग में पाया जाता है, वो केवल नर मृग में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और एक बार में अगर कितनी मात्रा में हम इसको कस्तूरी निकाल सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ये पूछा जा सकता है, ये पूछा गया है, 30 से 45 ग्राम हम कस्तूरी एक बार में निकाल सकते हैं। 3-3 वर्ष के अंतराल में इसको निकालते हैं। और कस्तूरी मृग का जो उपयोग है, जो उसका औषधि उपयोग है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि दमा, निमोनिया और हृदय रोग, टाइफाइड, मिर्गी, ब्रोंकाइटिस और सुगंधित सामग्री के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमने अभी बात करी कस्तूरी मृग की। अगली हम देखते हैं, अगला हम जो राज्य चिन्ह है, सॉरी अभी थोड़ा इसके बारे में बचा है तो देख लेते हैं। तो सरकार द्वारा इनके संवर्धन व संरक्षण के लिए प्रयास किया गया। सबसे पहले कब किया गया, 1972 से इसके प्रयास शुरू हुए। और 1972 में जो प्रयास के रूप में जो पहला प्रयास था, वो केदारनाथ कस्तूरी मृग विहार की जो स्थापना की गई थी, कहाँ, चमोली और रुद्रप्रयाग में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 957 वर्ग किलोमीटर। परीक्षा वाणी में थोड़ा ये आगे चैप्टर में ये थोड़ा मिस्टेक से गलत लिखा गया है,
तो ये इसका क्षेत्रफल कितना है, 957 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ओके। और दूसरा जो प्रयास किया गया 1977 में, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र बागेश्वर में स्थापित किया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे जो 1986 में अस्कोट अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया है। इनकी स्थापना आपको पूछा जा सकता है, पूछते हैं, बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और 1982 की बात करते हैं, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कांचोला खर्क में स्थापित, चमोली में स्थापित है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली हम बात करते हैं राज्य वृक्ष की। तो राज्य वृक्ष की बात हम करते हैं, तो राज्य वृक्ष क्या है, सबसे पहले बुरांस। बुरांस ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बुरांस राज्य पुष्प नहीं है बल्कि राज्य वृक्ष है। ओके। इसका वानस्पतिक नाम की अगर बात करें तो रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है, यानी कि वानस्पतिक नाम है। कितनी ऊंचाई पर यह वृक्ष पाया जाता है, तो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह वृक्ष पाया जाता है। इसके रंग की बात करते हैं, कम ऊंचाई पर यानी कि 15 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह चटक लाल दिखाई देता है, लेकिन ऊंचाई बढ़ने पर, इससे अधिक ऊंचाई बढ़ने पर फूलों का रंग क्या होता है, क्रमशः गहरा लाल और हल्का लाल होता है। और जैसे ही 11,000 फुट की ऊंचाई की अगर बात करते हैं, तो 11,000 फुट की ऊंचाई पर ये इसका रंग कैसे होता है, सफ़ेद रंग का हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, पुष्प खिलने का जो समय होता है वो कब होता है, फरवरी और अप्रैल के बीच, माह के बीच ये पुष्प खिलता है, यानी कि मकर संक्रांति के बाद और बैसाखी तक ये पूर्ण रूप से खिल जाता है, ये आपको याद रखना है। और औषधि उपयोग अगर इसका देखें तो औषधि उपयोग इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। बुरांस के फूलों का जूस हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभकारी होता है, ये आपको याद रखना है। और वृक्ष की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 20 से 25 फीट की हाइट होती है इसके वृक्ष की। और इसके अवैध कटान को रोकने के लिए इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। कब किया गया, 1974 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये वीडियो का पहला भाग था दोस्तों। अगली वीडियो में हम मिलते हैं आपके सामने, और अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे, फिर अगले चैप्टर पर जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।